हो गए सेटल? हो गए सेटल? ऑनलाइन ऑडिबल? मारिशा, अभिषेक, सिमर, आंचल, आशीष। चलो, इकोनॉमिक सर्वे विशाल सर ने आपको लास्ट सैटरडे करवाया। कौन कौन से चैप्टर कवर हो गए उसमें? कौन कौन से चैप्टर के नाम हैं किसी को ध्यान? ये नंबर ही पता है? कौन से अदिति? लो मेरे को दे दो। बेसिक बेसिक वाले हो गए। ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, जनरल रिव्यू ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक व्यू ऑफ एचपी, पब्लिक। ये तो बड़े बोरिंग चैप्टर हैं, ये कैसे पढ़ा दी सबने? अब मेरे साथ तुम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ने हैं, एक एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 8 है अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री। ये क्योंकि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी हमारा टॉपिक है, तो उसी के साथ ये सारी कनेक्टेड है। उसी के साथ एग्रीकल्चर की ही एक एक्टिविटी है फॉरेस्ट्री, उसको हम बोलते हैं, वो इसी के साथ। तो ये 3 कनेक्टिंग चैप्टर है। इसी के साथ इंडस्ट्रीज एक टॉपिक है। ये वाले 4 एरियाज मैंने आपको कवर करा रहे हैं। एग्रीकल्चर क्योंकि बड़ा डोमेन भी है और हिमाचल की डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें ज्यादा क्लासेस और पेजेस भी ज्यादा थे इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसको आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर को ही कवर करेंगे। कवर करने का तरीका क्या है कि जैसे एक ही बार ऐसा हुआ, इकोनॉमिक सर्वे से जनरली प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा सवाल कभी आते नहीं थे। 3-4 साल की साइकिल होती है, 3-4 साल में एक बार बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, फिर 3-4 साल तक कोई सवाल नहीं आएंगे। आखिरी बार 2021 के अंदर इकोनॉमिक सर्वे से 5 या 6 सवाल आए थे। लास्ट ईयर जो 2023 का पेपर था उसमें 1 सवाल देखने को मिला था। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे आप देखोगे सबकी अलग अलग अप्रोच है। कई सारे बच्चे पूरे इकोनॉमिक सर्वे को याद करते हैं और सारे फैक्ट मतलब रटते हैं। उस रटने को रिटेन करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। मेरा व्यू पॉइंट है कि इसको करने की कोई जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें ना इतना डेटा है। आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो इतना डेटा है, उस डेटा को पहले तो आइडेंटिफाई करना, लोकेट कर लेना प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, एक जगह सेंट्रलाइज करना बहुत टास्क है। उसके बाद उसको लगातार याद रखना, पहले तो पहली बार रट्टा मारना है, उसके बाद लगातार वो रट्टा आपको याद रहे, वो बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद क्या होता है पेपर के अंदर, क्योंकि वो डेटा है उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई होती है, और वो एक रिस्की डोमेन होता है। अगर तो वो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन को छू के भी नहीं आते। अब क्योंकि आपने इकोनॉमिक सर्वे में इतने एफर्ट मारे हैं और रटा है, तो आपकी ईगो भी हर्ट होती है कि ये आ तो गया है, अब इसके साथ क्या करें। तो वो पार्शियली आपको आता होता है, तो वो आप अटेम्प्ट करते हो जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि गलत होगा। तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मुझे लगता है इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से डेटा वाइज याद मत करो, एक अच्छे से हम मेंस के लिए याद कर लेंगे। उसमें मेंस में जैसे क्वेश्चन आए उसके तरीके से पढ़ लेंगे। अगर उसमें से आपके पढ़े में से आ गए तो वेल एंड गुड। बहुत ज्यादा अगर इकोनॉमिक सर्वे पूछा भी जाएगा, अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही खराब होगी, तो 5 सवाल उसमें से आ जाएंगे। उन 5 में से 2 सवाल आसान होंगे जो आपके पढ़े में से आते होंगे। तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मैं सजेस्ट नहीं करता कि इकोनॉमिक सर्वे कोई प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से रटे। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूछी जाएंगी, इंटरनेशनल रिलेशंस पूछा जाता है, हिमाचल की सोसाइटी पूछी जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, टूरिज्म है वो भी मैंने पढ़ाना है, तो सब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो इसमें जितने ज्यादा डेटा आपकी जेब में होंगे, है ना, ब्रॉड डेटा या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, उतना अच्छा आपका उत्तर इंटरव्यू के अंदर रहता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू और मेंस के दृष्टिकोण से। मेंस में भी हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल में आए हैं इकोनॉमिक सर्वे के आसपास से, हिमाचल जी के, जो कि थोड़ा करंट डोमेन वाला था, उनको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको लाइन ऑफ थॉट मिल जाए कि इन सर्वे को इस दृष्टिकोण से ही हम लोगों ने पढ़ना है, राइट। तो इस तरीके से हम सर्वे को स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था जो मैं लेकर आया हूं कि इकोनॉमिक सर्वे का जो ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट हर साल इकोनॉमिक सर्वे बजट को रिलीज करती है। बजट में तो जनरली गवर्नमेंट के प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर होते हैं, अपकमिंग कुछ गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव लिए होते हैं, उसके लिए पैसे की डिमांड कर रही होती है कंप्लीट लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो उसका जो ब्यौरा है उसको हम लोग बजट बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट, जैसे जो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, आप 2023 और 24 का पढ़ रहे हो, कि पिछले साल से अभी तक गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कैसे करी, और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का ये चार्ट होता है कि गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है वेरियस पैरामीटर में। 31 दिसंबर तक का इसमें डेटा होता है, क्योंकि उसके बाद ये सर्वे बनना स्टार्ट हो जाता है 31 दिसंबर के बाद, इसलिए लास्ट डेटा इसमें 31 दिसंबर 2023 के होते हैं। तो उनके बेसिस पे गवर्नमेंट ने बताया होता है कि हमने ये एनविसेज किया था, ये विजन रखा था, और उस विजन के तहत ये हमारी अब तक की अपकमिंग परफॉर्मेंस हो चुकी है। तो वो सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में रहती है। हम पिछले 5 साल से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहे, तो तकरीबन इकोनॉमिक सर्वे एक जैसा ही होता है, क्योंकि बस डेटा हर साल थोड़े बहुत डेटा ऊपर नीचे हो जाएंगे, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और बजट अलाउंसेस समय के साथ बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स थोड़े बहुत इंप्रूव होते जाते हैं हर साल, बस यही चेंज होता है। ऑन एन एवरेज हर साल कोई नई स्कीम लॉन्च करती नहीं गवर्नमेंट,
3-4 साल में कोई ऐसी अच्छी स्कीम आती है जो पढ़ाने लायक होती है और जो गवर्नमेंट पूछती भी है। अदरवाइज सेम रिटोरिक ही रहता है इकोनॉमिक सर्वे। आप इस साल का भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लोगे तो अगले साल तक के लिए भी वो रेलिवेंट है, एक्सेप्ट फ्यू डेटास। ओवरऑल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर हूबहू सेम है। पिछले साल की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे ग्रीन कलर में निकाला था, इन्होंने ब्लू कलर में निकाला, बस इतना ही चेंजेस है। क्योंकि मैं जब पिछले साल की स्लाइड अपनी देख रहा था तो उसमें स्क्रीनशॉट लगाए थे, तो सारे वही चार्ट वही ग्राफ बिल्कुल एज इट इज कॉपी किए हुए, क्योंकि डेटा पिछले 10 साल से तकरीबन वही चल रहा है, राइट। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे अगर आप अभी भी पढ़ लेते हो तो अगले साल भी बहुत थोड़ी सी ही वेरिएशन आपकी रहती है, तो उसमें हर बार उतनी एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में एनर्जी जाती है, जब फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, आगे उतनी एनर्जी आपकी इसमें इन्वेस्ट नहीं होगी, राइट। तो इन सारे दृष्टिकोण से हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने जो जितनी भी पीपीटीज बनाई है, मैं हर लेक्चर के बाद पीपीटीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने अलग से पूरा इन पीपीटीज में काफी सारे इकोनॉमिक सर्वे है ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो इससे आपकी बस रीडिंग स्पीड तेज हो जाएगी। थोड़ा बहुत आप इसमें आज लिख लेना, वो आपके इन्हीं पीपीटीज को ऐड ऑन करने का काम करेगा। कई जगहों पे मैं खुद बता दूंगा कि कौन कौन सा डेटा इसमें से निकाल लेना है प्रीलिम्स के लिए। कुछ फोकस एरियाज ही इंपॉर्टेंट होंगे डेटा वाइज, उनको हम लोग निकाल लेंगे, राइट। अगला कल अगर आज टाइम अलाउ करेगा तो थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री, वीडियो ऑडिबल, वीडियो नहीं दिख रही आपको? मेरे को एक बार वीडियो कंफर्म कीजिए, दीपिका ने लिखा हुआ है। आंचल वीडियो ऑडियो दिख रही है? वीडियो दिख रही है आपको? विजिबल है ना? बस ठीक है। तो अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम एनिमल हस्बेंड्री को भी थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में मैंने इंडियन गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी थोड़ा सा इंटीग्रेट किया ताकि आपको पूरी गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का भी व्यू पॉइंट पता चल पाए। क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ जो है, एग्रीकल्चर एक आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, कंकरेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए इसीलिए जो पॉलिसीज हैं वो केंद्रीय सरकार भी बना रही है और राज्य सरकार भी बना रही है, तो दोनों के डोमेन में आपको दोनों ही स्कीम जो है पढ़नी है। क्योंकि हिमाचल के अंदर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री दोनों तरह की स्कीम पूछी जा रही है, जो राज्य सरकार ने बनाई है और जो केंद्रीय सरकार ने बनाई है, तो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि कंकरेंट लिस्ट है। लेकिन फिर भी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्रीकल्चर की, दैट लाइज ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उनके इनिशिएटिव रूट लेवल को टारगेट करेंगे। केंद्र सरकार के भी कई सारे इनिशिएटिव चलेंगे, जैसे अभी हम लोग देखेंगे भी, लेकिन वो रूट लेवल पे उतने ज्यादा चेंजेस नहीं ला पाते क्योंकि वो जनरली यूनिफॉर्म इन नेचर होते हैं, वो पूरे देश के लिए एक ही टाइप के इनिशिएटिव बने होते हैं। इसीलिए केंद्र राज्य सरकार के इनिशिएटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी स्कीम्स भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। रिमोट है इधर कहीं टीवी का किसी के पास? रिया, शीशपाल को बोल टीवी का रिमोट दो फटाफट। इसको बना लो। एग्रीकल्चर में हमने ये तीनों टॉपिक कवर करने, आज की क्लास में प्राइमरीली इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को कवर कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर जो आपकी पूरा पोर्शन भी रहता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो दीज आर दी अलाइड एक्टिविटी, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, इसी के अंदर आता है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। जैसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वेबसाइट का नाम था और मिनिस्ट्री भी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अब इसको रीनेम भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। अब केंद्र सरकार ने भी एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी को बाहर निकाल के उसकी एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना दी है ताकि एक्स्ट्रा एफर्ट इसके अंदर डाला जा सके। क्योंकि फ्यूचर में हम जब एनिमल हस्बेंड्री भी करेंगे तो फ्यूचर में एनिमल हस्बेंड्री के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लिंक्ड हो जाती है, तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन सबसे ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री के साथ होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इन फ्यूचर हम लोगों के लिए, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें डेडिकेटेड एफर्ट हो और इन मिनिस्ट्रीज को धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करें, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट इसके क्रिएट कर दी जाए। ऐसा ही राज्य सरकार में भी देखा गया, इन्होंने भी अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी का। इसी के अंदर जैसे ये वाला आज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पेज नंबर 80 to 110, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। कल में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सैटरडे को जो क्लास होगी उसमें एनिमल हस्बेंड्री
यहाँ पे फॉरेस्ट्री वाला रह गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट उसका नाम है फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये वाला टॉपिक हम एक साथ कवर कर लेंगे। फिर इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसके लिए डेडिकेटेड एक क्लास हम लोगों को चाहिए होगी। अब एग्रीकल्चर में जो कमीशन ने, अच्छा माइक काफी सारे लोगों का ना ऑन है, आप लोगों को डिस्टरबेंस आ रही होगी ऑनलाइन वालों को, प्लीज आप लोग माइक अपने अपने चेक कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए। ये जो सिलेबस हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी देखा था, एग्रीकल्चर का ये सिलेबस है, इसी के मुताबिक आपके नोट्स इसी के हिसाब से डिजाइंड है, लेकिन ये नेशनल लेवल का एग्रीकल्चर था। अब हम जब स्टेट में इसको अप्लाई करते हैं तो स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है इकोनॉमी के अंदर ही। एक है मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें सारी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आता है। दूसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, लैंड होल्डिंग, लैंड टेन्योर एंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। ये वाले पोर्शन को भी आज की क्लास में हम लोग हिमाचल स्पेसिफिक कवर करते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, प्राइमरली इसमें से स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे दूध गंगा योजना है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स है, तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा इसके अंदर से आते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जीरो बजट मॉडल ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक सर्वे से डील होते हैं। नॉट नेसेसरली जितने सारे क्वेश्चन आए थे वो इकोनॉमिक सर्वे से डील होंगे, कुछ एक क्वेश्चन हैं जो इसके बाहर से भी आते हैं, वो मैं बता भी दूंगा कैसे आप लोगों ने उसको कवर करना है। प्रीलिम्स में 2022 के अंदर एक सवाल था जो एग्रीकल्चर प्राइमरीली डोमेन से आया था, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उसी स्कीम के ऊपर इन्होंने 4-5 पॉइंट देखे, उसको पूछा हुआ है। डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैं डेटा के लिए आप लोगों को मना भी कर रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप पढ़ोगे तो उसमें से ये अप्लाई हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, राइट। अब एग्रीकल्चर को लेके गवर्नमेंट की कुछ अप्रोच है, उस अप्रोच को हम समझ लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में अब वो अप्रोच ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखी होती, वो बहुत कवेटेड फॉर्मेट में, कि आपको अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत हेवायर है, कि कोई भी डेटा कहीं पर भी डाला हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो सटल स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम लोग समझ लेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे प्राइमरली एग्रीकल्चर को कैसे गवर्नमेंट परस्यू कर रही है। हमेशा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को जब परस्यू करती है तो गवर्नमेंट के दिमाग में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट सोचती है, उन्हीं स्टेक होल्डर को केटर करते हुए इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है। उसमें से एक स्टेक होल्डर है फार्मर। अब फार्मर को लेके बताओ गवर्नमेंट क्या क्या किस तरह से सोच रही है एग्रीकल्चर को लेके, कि फार्मर एक स्टेक होल्डर है, इसमें एक स्टेक होल्डर हम लोग भी हैं, एंड यूजर्स, या आप अपने बोल रहे कस्टमर्स। एक स्टेक होल्डर है एनवायरमेंट, एंड इकोलॉजी। एक स्टेक होल्डर अपने आप में है कंट्री, गवर्नमेंट। तो एग्रीकल्चर को इन सारे दृष्टिकोण से गवर्नमेंट सोचती है। फार्मर के एंड से बताओ गवर्नमेंट फार्मर के बारे में क्या सोच रही है, एग्रीकल्चर को मतलब किस तरह से अप्रोच करती है फार्मर को, एग्रीकल्चर से कैसे फार्मर का वेलफेयर जुड़ा हुआ है। सब्सिडी दे रही है, बिल्कुल ठीक, और प्रोडक्शन इंक्रीज करना, बिल्कुल, और हाँ जी, और बिल्कुल जैसे सब्सिडी देने की बात करिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात करिए, क्रेडिट देना, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किस प्रकार का बताओ, ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट में भी हेल्प करेगी, बिल्कुल ठीक। और बताओ, अच्छी क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना, हाँ जी दीदी, फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एमएसपी प्रोवाइड करेगी, तो एमएसपी, और बताओ साक्षी, हाँ जी लास्ट सीट, क्रॉप प्रोटेक्शन करे, और कुछ, क्रॉप लोन एंड इंश्योरेंसेस, बिल्कुल ठीक, न्यू टेक्नोलॉजीज, नो इंटरेस्ट लोन, नो इंटरेस्ट लोन कैसे हो पाएगा,
लोन वेवर, वो लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी होती है, वो तो गवर्नमेंट जब इलेक्शन आ जाते हैं तो करना पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, हाँ जी। और देखो प्राइमरली गवर्नमेंट चाहती है कि किसान पैसा कमाए, ये सब तरीके हैं जो आपने बताया, सब कुछ ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट किसान को लेके क्या चाहती है कि उसकी इनकम बढ़े, ये सब कुछ उसकी इनकम बढ़ाने के लिए। जैसे सब्सिडी क्यों देंगे, क्योंकि उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो गवर्नमेंट चाहती है किसान की इनकम बढ़े, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, या इसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, उसके लिए तो पैसा कमाना है उसने, ये चाहती है। और दूसरा, एग्रीकल्चर ऐसा हो कि इसकी इनकम सस्टेनेबल इनकम हो, कि ऐसा नहीं कि आज पैसा कमाए 10 साल के बाद किसान पैसा ना कमा पाए। तो वो जिस तरह से पैसा कमाएगा इससे, वो लगातार इस तरह से पैसा कमा सके, तो सस्टेन करना चाहिए उसका ये इनकम। अब इस लाइन ऑफ थॉट में बताओ और क्या सोचे गवर्नमेंट। ये जो आपने बताया सब कुछ ठीक है, यही इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हो, लेकिन वो इन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की वजह से लिखा हुआ है। ये तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी थी कि सब्सिडी देगी, है ना, या क्रॉप प्रोटेक्शन देगी। और गवर्नमेंट चाहती है एग्रीकल्चर इंक्लूसिव हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल के गवर्नेंस के नए टर्म्स हैं, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर हो। एग्रीकल्चर में इंक्लूसिवनेस इसलिए इशू है कि एग्रीकल्चर के अंदर आज हम लोग देखेंगे भी हिमाचल के लिए पर्टिकुलरली कि कुछ किसानों के पास बहुत कम जमीन है, कुछ किसानों के पास ज्यादा जमीन है। तो कुछ किसान बाय वर्च्यू ऑफ देयर लैंड उनकी इनकम ही कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है फिर। अब अगर एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट कहती है जी हम लोग सब्सिडीज देते हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, एंटी हेल नेट दे रहे हैं, लेकिन जिसका खेती छोटा वो क्या कर लेगा इन सारी स्कीम के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, है ना, मनरेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी इंक्लूसिवनेस का ही एक तरीका है, मनरेगा भी इंक्लूसिव, लेकिन वो फिर एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आएगा, वो रूरल डेवलपमेंट में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रावधान करने का प्रयास कर रही है किसान के लिए, राइट। तो वो इंक्लूसिव है, हर प्रकार के किसान तक पहुंचने का प्रयास है गवर्नमेंट का, चाहे वो रिमोटली लोकेटेड है, वो भी इंक्लूजन है, अगर वो रिमोटली लोकेटेड भी है तो ये सब गवर्नमेंट फार्मर को दिमाग में रखते हुए कर रही है। अब है हम लोग एंड यूजर, एंड कस्टमर, हम लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या सोचती है, फूड सिक्योरिटी, हमको क्या मिलेगा, फूड सिक्योरिटी, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और अफोर्डेबिलिटी, यस। और वायबिलिटी कैसे हो, अफोर्डेबिलिटी से अलग, तो हमें क्या फायदा, हमारे को तो मिलना चाहिए ना फूड, तो इसको बोला जाता है एक्सेसिबिलिटी, कि फूड सिक्योरिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन फूड गवर्नमेंट कहती है 500 किलोमीटर दूर रखा है, जाके ले आओ उसको, है ना, तो एक्सेसिबल नहीं है, फूड हम तक पहुंचे, इसको बोलते हैं फोक टू फार्म कनेक्टिविटी, जो मैंने एक बार शायद ये शब्द यूज किया हुआ है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर भी काम करती है, फोक टू फार्म, तो एंड कस्टमर तक गवर्नमेंट ऐसे पहुंच रही है, राइट। और मतलब हम लोगों के लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे बिल्कुल ठीक है, इंक्लूजन का प्रिंसिपल है ना, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से ही आ जाता है ना। जो फूड सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट पीडीएस के थ्रू दे रही है, वो इंक्लूजन को ही केटर करने के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट, कि फूड सिक्योरिटी क्यों नहीं, क्योंकि जो नहीं खरीद सकते उन तक भी फूड प्रोवाइड किया जा सके। और क्या एंड यूजर को और कैसे गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीकल्चर के माध्यम से केटर करे, कि जो फूड हमें मिल रहा है वो न्यूट्रिशियस है, मिल रहा है खाना, उसमें फूड सिक्योरिटी भी है, लेकिन अगर उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का अमाउंट ज़्यादा है, फर्टिलाइजर जो उसके अंदर न्यूट्रिशन आ रहा है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे यूरिया बहुत ज़्यादा, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा खाने के अंदर, तो वो सबको भी गवर्नमेंट केटर करेगी, केमिकल फ्री फूड आप को प्रोवाइड करने का प्रयास करिए, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के कई सारे लिंक्स हैं। एक है सस्टेनेबल इनकम डालना,
दूसरा है कि जो फूड है उसको केमिकल फ्री भी करना है इंडिया के फूड को, राइट। तो केमिकल फ्री, तो ये एंड यूजर के लिए है सारी चीजें। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए हम देखते हैं कि फूड, अगर हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो हम सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखें। एग्रीकल्चर कोई ऐसा ना कर ले जिससे हमारा वाटर स्ट्रेस क्रिएट हो जाए, जो कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में हो रहा है। तो वाटर मैनेजमेंट है ना, वाटर स्ट्रेस, सॉइल हेल्थ। उसके बाद एयर, जैसे अगर हम पेस्टिसाइड कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं बेसिकली, तो उसके अवशेष जो है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत लंबे समय तक जीवित है, वो इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन ना हो एग्रीकल्चर के माध्यम से। या एग्रीकल्चर करते वक्त हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्सिटी को ना खत्म कर दे, एक ही प्रकार की क्रॉप्स चल रही है तो डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखेंगे नेचर में। ग्रीन, इसमें एग्रीकल्चर से कैसे लिंक होगा उस, लेकिन उसमें तो ग्रीन हाउस गैसेज मतलब हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे ना, वो तो हम एक विधान है जिसको यूज कर पा रहे हैं अपने फेवर, यही है पॉली हाउसेज लगा रहे हैं ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रह पाए, उसमें हम एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं करते। ठीक है, कंट्री के अंदर हम देखते हैं इसी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज लिंक्ड हैं, इंडस्ट्रीज इसी से ग्रोथ लिंक्ड है, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड है, एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। सस्टेनेबिलिटी हर लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे प्राइमरीली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इन ब्रॉड लाइट्स में हम एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग जैसे मैंने बोला। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखिए फार्मर में ये सारी चीजों में एक और चीज लिखिए, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। तो जो हॉर्टिकल्चर हम लोग कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री परस्यू कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग परस्यू कर रहे हैं, इट इज टू डाइवर्स द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है ये। क्लियर। अब इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे तो अब आपको लगेगा कि कोई भी अगर लाइन लिखी हुई है तो इनमें से किसी ना किसी एक थीम को वो केटर करती हुई दिखेगी। अब हम जब इसके नोट्स भी बनाएंगे तो इनको क्लब करना शुरू कर देंगे। पहले एग्रीकल्चर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम गवर्नमेंट देगी सर्वे में कि हमने एग्रीकल्चर में जो है कितनी आउटपुट आ रही है, कितना हमारा पैसा खर्च हो रहा है, कितने लोग एंगेज हैं, किस तरह की लैंड होल्डिंग के पैटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। फिर अब हम क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं इन सारी चीजों के लिए जो यहाँ पे हमें, अब वो इनिशिएटिव हर लेवल पे होगा। कोई इनिशिएटिव इकोलॉजी को लेके होगा, वो सॉइल हेल्थ की बात करेगी गवर्नमेंट, कहीं पे वो एंड कंज्यूमर की बात करी होगी, कहीं पे वो मेजरली फार्मर की बात करी होगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट केटर करेगी किसी न किसी थीम को सर्वे के अंदर। अब इसी में आप लोगों ने इस मिनिस्ट्री का नाम लिख लो, ये आपने पढ़नी है, हिमाचल गवर्नमेंट की वेबसाइट है agriculture.hp.gov.in। नेशनल गवर्नमेंट की भी वेबसाइट, एक ना और वेबसाइट है, आप लोगों ने शायद इसके कभी कुछ सर्च किया होगा तो मिलेगा, विकासपीडिया। इसमें आज में काफी सारी केंद्र सरकार की स्कीम आपकी इसमें भी लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन वो स्कीम ना बहुत कम लिखी हुई, 2-2 लाइनें लिखी हुई, बहुत ज्यादा उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ। तो आज जो भी स्कीम्स के मैं नोट्स दिखाऊंगा वो तो सर्वे के हाईलाइट्स हैं, आपने उनको सर्च करके अपने नोट्स खुद बना लेने, 4 नंबर के लायक, 8 नंबर के लायक नहीं, 4 नंबर के लायक। क्रिस उसमें 6-7 लाइनें निकाल लेना कि उसमें स्कीम कब शुरू हुई, कितना पैसा इस बजट के अंदर उसमें डाला गया है और उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या रखा गया। तो इस तरह से हर स्कीम के ऊपर 4-5 नंबर का, 4-5 लाइनों का नोट बना लेना। सर्वे में वो स्कीम दे रखी लेकिन नोट्स बहुत अच्छे नहीं दे रखे सर्वे में, मैं केवल सर्वे पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने उसको केटर नहीं किया। आने वाली क्लास में अगर मेरे को टाइम अलाउ करेगा तो मैं उसके नोट्स बना लूंगा, लेकिन अभी उसको मैं कमिट नहीं करूंगा। अब इसी को सर्वे, अब जैसे डेटा लिखते चले जाना साथ साथ और बाद में इन डेटा को ही एनरिच कर लेना। अब गवर्नमेंट ने जैसे हिमाचल के अंदर देखा कि कितने % लोग एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में इन्वॉल्व है, ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी दोनों को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो जो लोग एंगेज्ड है डेट इज 57.71। अब 58.71, ये डेटा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं
कि कितने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 58.71। टोटल आउटपुट, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर, जीएसवीए इसको बोल रहे हैं, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, दैट इज 13.70। और सर्वे बोल रहा है पिछले 10 साल में ये जो डेटा है ये 12 से 15% के आसपास वेरी कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन भी 18-19% ही है। तो यही सर्वे में जो अभी हमने वर्ड लिखे, ये फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अब इसी एग्रीकल्चर के अंदर जो ये डेटा दिया है, अब गवर्नमेंट कहती है इस एग्रीकल्चर के साथ साथ जब अलाइड एक्टिविटी लग जाता है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड, इसी अलाइड में गवर्नमेंट कहती है जो केवल एग्रीकल्चर, जिसको गवर्नमेंट कहती है कि फार्मिंग जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये तो टोटल डेटा दे रखा था 13% इज कंप्लीट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, जो केवल क्रॉपिंग कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज जस्ट 62% ऑफ द एंटायर। और इसी 62% ऑफ द एग्रीकल्चर। और इसी के अंदर अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो 8.50 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बाकी का जो अलाइड एक्टिविटीज है उनका कंट्रीब्यूशन इज 38%। ये सारा मिला के बाकी बचा हुआ रेस्ट इज 38%। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा कि फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूट 27%, फिशरी जो कि अभी ग्रोथ देखेंगे तो फिशरी में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, ऑल्दो अभी इसका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। लाइफ स्टॉक जिसमें मिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, वूल इन्वॉल्व है, उसके अंदर नियरली 10% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का। तो ये वाला डेटा प्री और मीन्स, इतना डेटा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है आपके एस्से राइटिंग के लिए, क्योंकि अगर कोई भी एस्से आता है और उसमें आपको लगता है कि हिमाचल के बारे में लिखा जा सकता है, तो यहां से लिख लेंगे हम, ये वाला डेटा डाल देंगे। अब इसी में जैसे इसी को पाई चार्ट से रिफ्लेक्ट किया है जो अभी हम लोग बना रहे थे, इसमें क्रॉप का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 62%। लेकिन अभी जैसे, और अब देखिए इसके अंदर इसी चीज को बाइफोकेट करते हुए इन्होंने अलग अलग ईयर्स के साथ इसको कंपेयर किया हुआ है। अब हर साल ये थोड़ा बहुत ही डेटा चेंज होगा, लेकिन इसी के अंदर अभी ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे तो कुछ सेक्टर में ग्रोथ रेट ज्यादा आई है, बाकी सेक्टर में ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट सेम सी है। कोविड की वजह से एक बार सारे ही सेक्टर में ग्रोथ रेट आप देखेंगे तकरीबन डिक्लाइन कर गई थी इस ईयर के आसपास। अदरवाइज एक कंसिस्टेंट आप देखोगे कि धीरे धीरे सारे सेक्टर ग्रो कर रहे थे। पर्टिकुलरली जैसे आप देखोगे फिशरी सेक्टर जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रही है बाकी सेक्टर के कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब है हिमाचल में इन फ्यूचर फिशरी की तरफ गवर्नमेंट ज्यादा, अब इससे असेसमेंट गवर्नमेंट की कैसे हो रही है कि गवर्नमेंट तो कई सारे इनिशिएटिव लेके रखे हुए हैं, लेकिन कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट के हमेशा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे या कुछ डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। कई सारे फैक्टर हैं कुछ डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज में है, तो अगर वहां थोड़ी सी भी ग्रोथ होगी तो वो परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा शोर मचा कि बिहार में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। बिहार में डेवलपमेंट इसलिए ज्यादा शोर मचा कि बिहार में डेवलपमेंट जीरो थी, तो अगर वहां एक स्कूल भी बनेगा तो ऐसा लगेगा कि 10 लोग पढ़ गए वहां पे अचानक से, है ना। एक लेवल के बाद वो प्लेट्यू आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे लिखता है इस चीज को कि बहुत सारे सेक्टर के अंदर प्लेट्यू आ गया। प्लेट्यू का मतलब है इससे ज्यादा ग्रोथ हो ही नहीं रही। जैसे क्रॉपिंग सेक्टर को प्राइमरीली देखोगे, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती क्योंकि हिमाचल में इससे ज्यादा एरिया है ही नहीं जो एग्रीकल्चर में डाला जा सके। तो जब एरिया ही स्टैग्नेंट हो गया
तो बहुत हद तक आपकी फूड प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो जाएगी। अब गवर्नमेंट इस स्टैग्नेटेड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाएगी, वो कहेगी प्रोडक्शन को एरिया से तो नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी आपको एग्जांपल दिया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन देश में लागू हुआ तो हमने दो तरह से इसको अप्रोच किया। एक हमने अप्रोच की कि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पे खेती नहीं करते थे, हमें लगा कि अब ज्यादा हरित क्रांति आ रही है तो ज्यादा पैदावार चाहिए, तो इसीलिए हमने होशियारपुर वाली बेल्ट, रोपड़ वाली बेल्ट, ये वाले जो तराई रीजन था इसको क्लीन करवाया और यहाँ पे एग्रीकल्चर करवाना स्टार्ट कर दिया। और भी देश में बहुत सारे ऐसी जगहें थी जहां पे जिसको बोला जाता था इस वाले एरिया को बोला जाता था कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब है कि अभी तो बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए, यहाँ इरिगेशन प्रोवाइड कर दी जाए, यहाँ किसी भी तरह से सॉइल ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो इस जगह पे खेती की जा सकती। तो हमने बहुत सारे ऐसे एरिया को जहां पहले खेती नहीं की जाती थी तो 60 और 70 के दशक में वहां पे खेती करी। एक तो ये अप्रोच है प्रोडक्शन को बढ़ाने की। हिमाचल में ये अप्रोच काम नहीं कर सकती क्योंकि हिमाचल एक हिली राज्य है, इससे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपेंड नहीं हो सकता। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर एरिया वाइज अगर हम देखें तो। दूसरा तरीका हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम अब आप देखोगे वो मेजरली प्रोडक्टिविटी की तरफ को जा रही है। या एक शब्द होता है, लिख लीजिए इसको, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हम लोगों ने पहले भी लिखा है इस वर्ड को। गवर्नमेंट अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए सारे काम कर रही है। तो ये वर्ड सर्वे में लिखे हुए हैं हम। राइट, अब एक डेटा और लिख लीजिए। अब इसमें ना बजट एलोकेशन है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला डेटा लिख लीजिए जो गवर्नमेंट ने इस साल करंट बजट में डेटा एलोकेट किया है 2023-24 के अंदर, क्योंकि पिछले साल का सर्वे है तो उस हिसाब से बताएगी कि हमारे पास पैसा कितना था लगाने के लिए। तो 1875 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर में खर्च किए गए हैं, विच कम्स आउट टू बी नियरली 4.39%। ये दो डेटा इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं डेटा, क्योंकि इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे कि व्हाट इज योर ओपिनियन, कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही एग्रीकल्चर में, वो ऐसा आर्ग्यूमेंट रखेंगे। तो आप इस चीज को जस्टिफाई करोगे या नलीफाई भी करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। और जो आप लोगों ने अभी सारी जो स्कीम्स बताई, ये जो 1875 करोड़ हैं, ये इन्हीं सब में पैसा चला जाता है कि गवर्नमेंट ने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कोई नया कोल्ड स्टोरेज बना दिया, उसमें पैसा खर्च हो गया, एंटी हेल नेट के लिए किसी को पैसा दे दिया किसान को। तो ये जो जितना भी पैसा खर्च होगा एग्रीकल्चर में, ये वाला पैसा खर्च होगा। ये जनरली केंद्र सरकार का भी इतना ही आसपास परसेंटेज निकल के आता है। ये परसेंटेज इन जनरल कम है क्योंकि जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपके स्टेट के 58% लोग जुड़े हुए हैं, उसमें आप केवल 4-4.5% पैसा डालते हो। इसीलिए इसी के लिए होता है कि 1991 के बाद एग्रीकल्चर बाकी सारे सेक्टर के कंपैरेटिवली उतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करने के पीछे डेटा कैसे लेते हैं कि हम कहते हैं जी एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा, हम देते हैं कि एग्रीकल्चर में 1875 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इंफ्रा बिल्ड करने में, और कमा के कितना दे रहा है एग्रीकल्चर को हर साल में। तो जो वो कमा रहा है आज, अगर 100 रुपए एग्रीकल्चर कमा रहा है, मतलब किसान बेसिकली, कि एग्रीकल्चर 100 में से 58 किसान एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो 100 में से 10 रुपए कमा के लाते हैं पूरी इकोनॉमी में से, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 ही है डेटा। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सेक्टर तो ग्रो कर रहे हैं स्टेट में, जो नौकरी कर रहा है उसका हर साल डीए लग रहा है, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए उसकी सैलरी बेसिक पे भी बढ़ रहा है, लेकिन किसान का आय जो है उतनी ही लिमिटेड है। तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं आ रही। तो इसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक लेवल के बाद किसान आज अगर 10 रुपए कमा रहा है, उसके खेत के अंदर एप्पल की प्रोडक्शन मान लीजिए 100 kg है, अगले साल गवर्नमेंट चाहती है 110 kg हो जाए। अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस एप्पल प्रोडक्शन ग्रोइंग एरियाज में कुछ अलग से इनिशिएटिव लेगी। गवर्नमेंट देखेगी इन लोगों का अगर रोड कनेक्टिविटी बेटर हो जाए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये ज्यादा सामान को बेच पाएंगे, वेस्टेज कम होगी। अगर इनके गांव में कोल्ड स्टोरेज खुलेगा
तो ये ज्यादा पैसा कमाएंगे क्योंकि इससे वेस्टेज कम होगी और लंबे समय तक एप्पल को बेचा जा सकेगा। तो इस तरह के जो प्रावधान करते हैं उसके लिए पैसा ये वाला होता है। तो जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा उससे उतनी ज्यादा किसान की आय या इनकम बढ़ने के चांसेस है। तो इसीलिए इसी को हमेशा ऑपोजिशन हमेशा इस डेटा को पकड़ेगा कि गवर्नमेंट खेती के लिए कुछ नहीं कर रही, एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं कर रही, कि हमारे टाइम पे तो ये डेटा 5% के आसपास था, अभी डेटा डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट वहां पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितना पैसा उनके ऊपर खर्च हो रहा है। तो अगर पैसा कम खर्च हो रहा है तो उसका मतलब है अगर ये 10 साल तक यही ट्रेंड हुआ तो 10 साल के बहुत बड़े टाइम फ्रेम में हम देखेंगे किसान बाकी सारे सेक्टर के कंपैरेटिवली पिछड़ जाएगा, राइट। तो ये सारे डेटा के दम पे ही हम बोल पाएंगे, इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ ये वाली स्कीम हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ये क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर शुरू में इस स्ट्रक्चर में दिया था कि कुछ एक गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके तहत गवर्नमेंट इस चीज को काउंटर करने का प्रयास करिए, यही सारी स्कीम हम बाद में भी देखेंगे, राइट। अब इसी के अंदर ये टॉपिक डाल लीजिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन न्यूट्रिशन एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन न्यूट्रिशन एंड इंडस्ट्री। डाइवर्सिफिकेशन में भी हम क्रॉप के अलावा अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं उसी के लिए है ये। क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज आपकी जुड़ी हैं वो हॉर्टिकल्चर के साथ ज्यादा लिंक्ड है। और हॉर्टिकल्चर के साथ ही न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कनेक्टेड है। और हॉर्टिकल्चर के साथ ही हायर इनकम या आई वुड से प्रॉफिटेबिलिटी कनेक्टेड है हॉर्टिकल्चर के साथ। इसलिए गवर्नमेंट इसको परस्यू करिए क्योंकि अकेला अपने आप में भी क्वेश्चन बनता है। तो ये वाला पार्ट इसलिए बता रहा हूं, ये आगे अब डिटेल में आएगा। लाइक अब डेटा देखो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो ओवरऑल फ्रूट्स प्रोडक्शन है हम 2022 और 23 का लिखेंगे क्योंकि अभी जो रिसेंट डेटा है वो 31 दिसंबर का है। दैट कम्स आउट टू बी 8.15 लाख टन। और इसी चीज को और बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे एरियाज के अंदर अब हॉर्टिकल्चर को पुश किया जाएगा, जो कि नए एरियाज हैं, नए फील्ड्स हैं। 1224 हेक्टेयर एरिया नया आइडेंटिफाई हुआ है फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। इस वाले डेटा को मत लिखो, ये मार्केटिंग वाला डेटा है, ये बाद में भी हम लोग लिखेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, राइट। अब इसी डाइवर्सिफिकेशन में लाइफ स्टॉक, जो कि नेक्स्ट क्लास में लाइफ स्टॉक, जो ये सारी चीजें लिखी लाइफ स्टॉक भी इसीलिए है। लाइफ स्टॉक जनरली लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर के लिए एक वर्ड और लिख लेना, इन दोनों के लिए इंक्लूसिवनेस बहुत ज्यादा है। ये उन फार्मर्स को ज्यादा सूट करता है जिनके पास लैंड साइज छोटा है। अब देखिए जनरली जो ग्रेन्स होते हैं या सीरियल्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग बहुत सस्ते होते हैं, जैसे गेहूं सस्ता होता है ना, चावल सस्ता है एज कंपेयर टू हॉर्टिकल्चर, इसलिए इनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम है। एक नया ट्रेंड देखा गया, एक सर्वे ने हाईलाइट किया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि जो किसान है उसका बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है, वो क्रॉप से डाइवर्ट हो रहा है, सीरियल से या फूड ग्रेन से डाइवर्ट होके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसमें हायर रिटर्न्स है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो एक ये नया ट्रेंड देखने को मिला है। सेम गोज फॉर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक जनरली एक वर्ड होता है मार्जिनल फार्मर्स, तो हॉर्टिकल्चर एंड लाइफ स्टॉक आर मेंट फॉर मार्जिनल फार्मर्स। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का काम करते हैं, इसीलिए ये इंक्लूसिवनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के लिए हमेशा लिख लेना दे आर फॉर मार्जिनल फार्मर्स।
जिनके पास मार्जिनल फार्मर्स की परिभाषा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड साइज, हु आर हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो ये मार्जिनल फार्मर्स है। तो इनके लिए इंक्लूसिवनेस लाने के लिए ये दो प्रोग्राम किए जाते हैं। और दूसरा है जैसे लाइफ स्टॉक के लिए एक अच्छी लाइन उन्होंने लिखी कि जनरली एग्रीकल्चर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट, कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, कोल्ड वेव चल जाएंगी, हॉट वेव चल जाएंगी, या अनटाइमली रेनफॉल है, तो इन सब एग्रीकल्चर इन सब पे डिपेंडेंट है। लेकिन लाइफ स्टॉक एक ऐसी चीज है जो इन पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए लाइफ स्टॉक एक टाइप का इंश्योरेंस भी है कि कभी अगर क्लाइमेट की वेगेरीज आती हैं या ऐसे सडन चेंजेस आते हैं जिससे आपका एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होता है, तो एटलीस्ट आपके पास लाइफ स्टॉक का कुशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए लाइफ स्टॉक ज्यादा सुटेबल है। इसी में लिख लेंगे द पोटेंशियल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वेदर एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। कंपैरेटिवली द एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइफस्टॉक सेक्टर आर मोर स्टेबल एंड रिक्वायर्स रिलेटिवली लेस इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट इनको प्रमोट कर रही है। तो ये जैसे कीवर्ड से लिखिए, लाइफ स्टॉक के साथ में स्टेबल है, रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूसिव है, सुटेबल फॉर मार्जिनल फार्मर्स है, यहां लिखा हुआ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और ये वाला पार्ट है ना, अच्छा मैं एक बार विशाल इसको वेरीफाई कर लेता हूँ जो आपने लिखा है ना। हम तो ये वाले चैप्टर को कंसीडर करें, फर्स्ट चैप्टर में मैंने देखा नहीं है, तो उसमें भी मैं एक बार डेटा वेरीफाई कर लेता हूँ। विशाल ने एक और फाइंडिंग करी है, अभी ऑब्जर्वेशन है कि इकोनॉमिक सर्वे में, अभी जैसा विशाल ने बोला है कि डेटा गवर्नमेंट कंट्रास्ट कर रही है कि फर्स्ट चैप्टर में यही डेटा जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का है, फ्रूट्स प्रोडक्शन का है, वो डिफरेंट है, और जो डेटा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो डिफरेंट है। एक बार मैं इसको गो थ्रू कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं है ना इसी साल के इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी इस डेटा को एक बार वेरीफाई कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे जो मैंने वर्ड बोला था कि गवर्नमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम कर रही है, उसी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी अगर दे रही है, इरिगेशन दे रही है, तो इरिगेशन से ज्यादा आउटपुट आ जाएगी, तो किसान की बाय डिफॉल्ट ही प्रॉफिटेबिलिटी या ईल्ड बढ़ जाएगी, तो अपने आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो उसके ऊपर काम कर रही है। अब इसी के अंदर एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करते हुए गवर्नमेंट ने बताया कि क्यों हम एग्रीकल्चर को करें। अच्छा, एग्रीकल्चर में एक और चीज लिखिए, गवर्नमेंट के एंड से एक वर्ड रह गया था, हमने पहले कभी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे लिखा था सेल्फ सफिशिएंसी, ये वर्ड लिख लीजिए। ये गवर्नमेंट के एंड से गवर्नमेंट की सेल्फ सफिशिएंसी आती है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म करता है, फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी, वो गवर्नमेंट की तरफ लिख लेना, क्योंकि एज ए एंड यूजर हमें तो फूड सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो सेल्फ सफिशिएंसी से आए या ना आए, गवर्नमेंट को चाहिए कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। अब इसी में लैंड यूज पैटर्न जिसको मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, अब देखिए लैंड यूज, अभी जैसे वर्ड मैंने बताया, हिमाचल के अंदर लैंड को अलग अलग काम के लिए डाइवर्ट किया गया है। अब सबसे अधिक लैंड परसेंटेज वाइज दैट इज क्लोज टू 32.82% परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, ये वो लैंड है जो हिमाचल में जिसपे ना तो फॉरेस्ट है और ना ही यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, ऐसा लैंड है कि जिसपे बस घास लगी हुई है, ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा लैंड है। तो ये मात्रा वाइज ये सबसे ज्यादा, अगर प्रीलिम्स में कभी पूछा जाए तो इन सारी डोमेन में दिस इज द लार्जेस्ट एरिया। इसी के बाद फॉरेस्ट जो ओरिजिनलिटी है, अब इसी को अगर हिमाचल गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए, इसको फॉरेस्ट में कंसीडर किया हुआ है गवर्नमेंट ने, चाहे उसमें जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वालिटी फॉरेस्ट नहीं है, जो डेडिकेटेड फॉरेस्ट के लिए डेट इज क्लोज टू 24%। उसके बाद जो लैंड है डेट इज बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, बंजर जमीन और अनकल्चरेबल, अनकल्चरेबल का मतलब है जिसको कुछ भी करके आप खेती नहीं कर सकते उसके ऊपर, डेट इज कोल्ड डेजर्ट वाला जो एरिया है वहां पे, या ग्लेशियर्स जहां पर हैं वो वाला सारा लैंड ये वाला होता है, ग्लेशियर्स एंड डेजर्ट वाला लैंड, बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। जो खेती में यूज किया जा रहा है डेट इज 11.49% लैंड इज एनएसए,
नेट सोन एरिया अंडर एग्रीकल्चर, क्योंकि हिली स्टेट होने की वजह से ये एरिया हमेशा कम रहेगा। एक इसमें टर्म है, देखिए, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। नॉन एग्रीकल्चर यूज का मतलब है कहीं पे कोई इंफ्रा बना हुआ है, कोई सेटलमेंट है, घर बने हुए हैं, बिल्डिंग बने हुए हैं, खेती के अलावा जो किसी और काम के लिए डाइवर्ट किया हुआ है, इनमें से वो काम नहीं है, ऐसी जगह को बोले लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। एक टर्म यहां पे दी हुई है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड का मतलब है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट इरिगेशन दे दे या कोई फैसिलिटी दे दे, सॉइल अच्छी नहीं है तो सॉइल को यहाँ ट्रीटमेंट करवा दे, तो इसको इन फ्यूचर कल्टीवेट किया जा सकता है, तो ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। एज इफ फॉर नाउ इट इज वेस्ट लैंड बट इट कुड बी ब्रॉट अंडर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे एक स्कोप हमें मिलता है। करंट फैलो का मतलब है कि हिमाचल के अंदर जैसे अभी भी बहुत सारे एरिया में, क्योंकि जनरली रेन फेड एग्रीकल्चर है, तो सर्दियों में खेती नहीं हो रही है, तो वो करंट फैलो, एक फैलो लैंड है जो बहुत लंबे समय तक, ये 7 साल तक पड़ा रहता है, तो फैलो लैंड है। करंट फैलो का मतलब है 6 महीने खेती कर रहे हैं, 6 महीने खेती नहीं कर रहे, तो वो करंट फैलो की कैटेगरी में आ जाता है। राइट, तो मेजर कैटेगरीज ये हमारे पास 6 कैटेगरीज है जिनको हम कंसीडर करेंगे। राइट, अब इनका एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे नहीं लगता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, कभी ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन ऑर्डर जरूर पूछा जा सकता है, ये टफ नहीं है, ऑर्डर याद है। अब इसी के अंदर जो एरिया नेट सोन एरिया है, अब हम इसी के बाद जितने नंबर ऑफ किसान हिमाचल में हैं 10 लाख के आसपास, अब उन्हीं का ये जो नेट सोन एरिया है उसी में डिवीजन देखेंगे किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन द स्टेट इज 9.97 लाख कि तकरीबन 10 लाख के आसपास किसान है, और उनके आसपास तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर जमीन है, तो ऑन एन एवरेज लेस देन 1 हेक्टेयर निकल रहा है एक व्यक्ति के पास। तो ये 3 डेटा इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेटा इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल इज हैविंग प्राइमरली सबसिस्टेंस नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो यहां से कैसे पता चलता है, अभी एक पाई चार्ट के थ्रू भी देखेंगे। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, ऑल्दो हम लोग अगर इस डेटा के हिसाब से दिखाई जाए तो ऐसा लग रहा है कि पूरा हिमाचल ही मार्जिनल फार्मर है, लेकिन ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड तो नहीं है। तो किसी लोगों के पास, इन्हीं 10 लाख किसान में से 7 लाख किसान वो हैं जिनके पास तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर ही जमीन है, तो ऑन एन एवरेज लेस देन 0.5 हेक्टेयर लैंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स के पास है, कि 10 लाख में से भी 7 लाख वो लोग हैं। तो दैट कम्स आउट टू बी 70% ऑफ द हिमाचल फार्मर्स आर हैविंग लेस देन 50.5 हेक्टेयर ऑफ द लैंड। तो यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जनरली बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी जो लैंड का डिवीजन हम लोगों ने लिखा भी था इंडियन फार्मर्स के लिए, वो डेटा यही है, 1 हेक्टेयर, 1 to 2 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर, सेमी मीडियम फार्मर, मीडियम फार्मर। प्राइमरीली आप देखोगे ये वाली जो 2 कैटेगरी हैं, यहाँ पे लैंड ज्यादा देखने को मिलेगा, एवरेज लैंड होल्डिंग अगर आप देखो। यहां से हमें स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर समझ आ जाएगा। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर मींस अगर ऐसा एग्रीकल्चर है तो वो क्यों है। इसलिए गवर्नमेंट इस वर्ग के लिए इंक्लूसिवनेस लाने के लिए जो कुछ एक सेट ऑफ स्कीम्स है, वो केवल इनको ही केटर करने के लिए बनी है।
ये क्योंकि ये वाला टॉपिक एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है आप लोगों के GS 3 के अंदर, लैंड यूज पैटर्न इन हिमाचल प्रदेश, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, लैंड यूज पैटर्न के अंदर। और ये आया हुआ सवाल है ये वाला ना। अब इसी चीज को जैसे मैंने बताया, इसी चीज को इस ग्राफ के थ्रू थ्रू दर्शाया हुआ है कि अलग अलग टाइप के फार्मर्स के पास ओवरऑल लैंड होल्डिंग कितनी है। कि जैसे मैंने बोला कि तकरीबन 70% फार्मर हिमाचल के अंदर मार्जिनल फार्मर है, तो इसी चीज को पाई चार्ट से इन्होंने रिफ्लेक्ट किया हुआ है, ग्राफ के थ्रू रिफ्लेक्ट किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर का जो परसेंटेज है दैट इज क्लोज टू 89%। तो इसलिए 90% के आसपास फार्मर जो है हमारे पास मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो गवर्नमेंट की स्कीम का नेचर डिफरेंट हो जाएगा, कहीं पे किसी और स्टेट का अगर ये डेटा डिफरेंट होगा तो वहां नेचर ऑफ स्कीम गवर्नमेंट की डिफरेंट होगी। तो अलग अलग डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट डिपेंड करेगी किस तरह की स्कीम गवर्नमेंट फ्लोट करेगी, राइट। अब इसी नेट जोन एरिया में देखिए डेटा कि द नेट जोन एरिया हैज मार्जिनली इंक्रीज फ्रॉम 539 हेक्टेयर थाउजेंड हेक्टेयर इन 2008, और कंपेयर किया है 2018 से, 10 सालों में, 2008 से 18 में वहां पे इंक्रीज लिखा है। ये पिछले 3 साल से ये डेटा यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट। और प्राइमरीली ये जो डेटा गवर्नमेंट लेकर आ रही है, अब इस कल्टीवेशन में भी 5 क्रॉप्स यहाँ पे लिखी हुई है, वीट, मेज, राइस, बार्ले एंड पल्सेस। जो टोटल एग्रीकल्चर हिमाचल में किया जा रहा है उसका एरिया अंडर एग्रीकल्चर में 82% एरिया तो इन्होंने ही घेरा हुआ है। और इसमें भी प्राइमरीली 2 क्रॉप है, वीट एंड मेज, जो 66% के आसपास पूरे हिमाचल में जितनी जगहों पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है उसमें से 66% यही 2 क्रॉप ऑक्यूपाई करके रखती है, क्योंकि ये टेम्परेट एरियाज में लगाई जा सकती है। इन क्रॉप्स को ही, जो ये क्रॉप कल्टीवेट की जा रही है, इन क्रॉप को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक फूड ग्रेन क्रॉप है, एक है कॉमर्शियल क्रॉप्स, इन 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो फूड ग्रेन क्रॉप कंट्रीब्यूट 42.10 एंड कॉमर्शियल 57.90%। फूड ग्रेन के अंदर लिख लीजिए, फूड ग्रेन के अंदर कौन कौन सी क्रॉप आएगी। जो फूड ग्रेन लिखा हुआ है इसके अंदर सीरियल्स, राइट। अब इसी डेटा को यहाँ पे गवर्नमेंट देती है कि अलग अलग साल के हिसाब से डेटा है। हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो तकरीबन ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बाकी सालों से कंपेयर किया हुआ है, ये वाला डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के बाद अभी तक इकोनॉमी पूरी तरीके से इस साल माना जा रहा है 2022 और 23 से रिकवर करना स्टार्ट हो गई है। तो राइस एंड पैडी की अगर प्रोडक्शन देखेंगे, है ना, वीट और मेज हाईएस्ट प्रोडक्शन में चले जाएंगे क्योंकि टेम्परेट क्रॉप है, हिमाचल लार्जली एक टेम्परेट स्टेट है। राइस कल्टीवेशन लोअर बेल्ट में ही लिमिटेड रहेगी, तो इनके कम ऑल्दो ज़्यादा है लेकिन इनके कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा योगदान इसका नहीं रहेगा। ये सारे अलग अलग डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। फूड ग्रेन की ओवरऑल प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है 1651, जो कि एंटिसिपेटेड है इस साल 2023-24 में ये जाएगी प्रोडक्शन 1651 मिलियन मेट्रिक टन में होगी, एमएमटी, सॉरी 1000 मेट्रिक टन।
राइट। इसके अलावा इसको कंपेयर किया गया है बाकी की क्रॉप्स जिनको हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स बोल रहे हैं, जो भी हम लोग डेटा देख रहे थे, इसी के साथ इसको कंपेयर किया हुआ है। और अब देखा गया है कि कॉमर्शियल क्रॉप्स, ऑल्दो एरिया अंडर कॉमर्शियल क्रॉप्स कम है, हॉर्टिकल्चर कम है, लेकिन इनका ओवरऑल प्रोडक्शन में अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट इस वाली साइड पे ज्यादा फोकस करने की बात कर रही है, क्योंकि यही है जो किसान की प्रॉफिटेबिलिटी, कि कम एरिया वाली जगह पे ये ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है एज कंपेयर टू फूड ग्रेन जिसमें सीरियल एंड पल्सेज आता है। इसके साथ एक ही प्रॉब्लम आती है जो गवर्नमेंट इसको कैटर कर रही है, इन सभी के लिए दो चीजें चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, क्योंकि ये पेरिशेबल, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है ये पेरिशेबल आइटम है। पैसा अच्छा है इसमें लेकिन पेरिशेबल है। इसी पेरिशेबिलिटी को अरेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज प्लस फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, तो इन जो अच्छा रोड नेटवर्क चाहिए, फास्ट एफिशिएंट रोड नेटवर्क चाहिए, रेफ्रिजरेटेड वैन्स चाहिए, वो इनके लिए चाहिए होगा, या हमारी फ्रूट प्रोडक्शन के लिए चाहिए, राइट। क्योंकि ग्रेन को आप बिना स्टोरेज के भी या प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज के भी लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट इन्हीं को अब इस तरीके से कैटर करेगी, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिंक हैं जिसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, वो इनके लिए ज्यादा एफिशिएंट चाहिए। तो इनको ही प्रमोट करने के लिए, जैसे आप हर चंडीगढ़ में देखते हो, आप जिन सेक्टर में रहते हो, हर हफ्ते जो मंडी का प्रोविजन रखा हुआ है वो इन्हीं सारी क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए रखा जाता है हमेशा, राइट। अब प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए कि गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तरीके निकाले गवर्नमेंट ने, ये सारे वो तरीके हैं, इनको लिखते चले जाइए। प्रोडक्टिविटी हाइफन डाल के लिखिए, हाउ टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी, तो गवर्नमेंट करिए प्रोडक्टिविटी एंड साइंटिफिक, अगर हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर ये एक साथ लिंक्ड है। अच्छा, जब हमने गवर्नमेंट के एंड से लिखा था, जो हमने 4 अप्रोचेस लिखी है, वहां पे गवर्नमेंट में लिख लीजिएगा साइंटिफिक एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी डीपीएसपी के अंदर भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगी। इसी प्रोडक्टिविटी के लिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर एक फैक्टर्स पढ़ा था, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चर, उसके अंदर हमने यही सारे वर्ड्स लिखे थे, इरिगेशन, यूज ऑफ क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सटेंशन सर्विसेज, जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो किसान के खेत तक पहुंचे, उसको एक्सटेंशन सर्विसेज बोल रहे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे कोल्ड स्टोरेज है, चाहे रेफ्रिजरेटेड वैन है, चाहे रोड नेटवर्क है, या ड्रोन फैसिलिटी है, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो इसी में गवर्नमेंट लिखती है, इन टर्म्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड हिमाचल हैज ऑलरेडी रीच्ड अ प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब है स्टैग्नेशन आ गया है, सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द नेशन, एज अ रिजल्ट ओनली इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव लेवल एंड डाइवर्सिफाइंग इनटू हाई वैल्यू क्रॉप। जैसे हम हॉर्टिकल्चर के लिए आप एक और वर्ड डाल सकते हो, हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं। जैसे टूरिज्म के लिए भी शायद अगर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हो कि हिमाचल में अभी जितना होम स्टे प्रमोट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, लो वैल्यू टूरिज्म, लो वर्थ टूरिज्म आ रहा है। लो वर्थ टूरिज्म का मतलब है कि ऐसा ग्राहक आ रहा है जो पैसा भी नहीं खर्च करना चाहता और घूमने भी आना चाहता है, वो आपके ऊपर अननेसेसरी लोड है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ऐसा ग्राहक। तो इसलिए अब होम स्टे को गवर्नमेंट के एक व्यू पॉइंट है कि आप होम स्टे को ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे लो वैल्यू टूरिस्ट आता है। लो वैल्यू टूरिस्ट हमेशा क्या करता है, ट्रबल करेगा आपके स्टेट में आके, तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट मना कर रही है। बहुत बड़ा व्यू पॉइंट है कि आप लो वैल्यू टूरिज्म को कभी प्रमोट मत करो, आप हाई एंड टूरिज्म ही रखो। बहुत सारे स्टेट जैसे राजस्थान, केरला आर हाई एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो एक्सपेंसिव हैं जगहें, तो कहते हैं लो वैल्यू टूरिज्म को कभी मत प्रमोट करो। तो वैसे ही है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स की अगर आपके पास लैंड एरिया लिमिटेड है तो उसमें आप हाई वैल्यू, पंजाब एंड हरियाणा कैन गो फॉर फूड ग्रेन फार्मिंग, क्योंकि लैंड अबंडेंट है, पर व्यक्ति के पास लैंड बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज मोर एज कंपेयर टू हिमाचल। इसलिए दी एरिया, अब इसी की वजह से, हॉर्टिकल्चर की वजह से
अब ये ऐसी स्टेटमेंट हमेशा प्रीलिम्स में यूज की जाती है, द एरिया अंडर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज ग्रेजुअली श्रिंकिंग, तो ऐसी स्टेटमेंट आएगी, तो वो एज इट इज ऐसे लाइनों से उठा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ड्यू टू शिफ्ट टूवर्ड्स कॉमर्शियल क्रॉप। अब जैसे अगर हमें ओवरऑल ये स्ट्रक्चर समझ आया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे को जैसे पिछले कई सालों से एक बार बस 5 क्वेश्चन आगे, तो उस साल से लोगों ने ज्यादा रटना शुरू कर दिया, तो आपको वर्बेटिमली हर लाइन नहीं लगनी, आपने ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है, वहां पे अगर लाइंस आएंगी भी तो डेटा पे नहीं आ रही, वो कॉन्सेप्ट है, तो आप वहां पे डिड्यूस कर सकते हो कि इस तरह से गवर्नमेंट की अप्रोच है, तो ये लाइन गलत होगी लॉजिकली या सही होगी। ये वाला डेटा मत लिखो, नीचे वाला डेटा काफी ज्यादा डीप डेटा है, इसको छोड़ देंगे। राइट, अब इसी प्रोडक्टिविटी के ट्रेंड देखिए, गवर्नमेंट ने ये ट्रेंड्स देखे, ऑल दो कोरोना के टाइम पे प्रोडक्टिविटी डिप आई थी, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी ऑन एन एवरेज जो 2018-19 में रीच कर गए थे, उसी लेवल पे अब हम आने वापस कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्टिविटी में जो मैंने बोला था अलग अलग ड्राइविंग फोर्स है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी के ऊपर अब गवर्नमेंट पैरेलली काम करना स्टार्ट करी है। अब देखिए, अब इसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक डेटा दिया हुआ है कि हाई यील्डिंग वैरायटी के अंदर लगातार एरिया इंक्रीज करेगी। सब किसानों से गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्रकार की खेती कर रहा है, कोई अगर वीट फार्मिंग कर रहा है, तो प्राइमरीली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूज कर ले। अगर मेज लगा रहा है तो मेज में भी इस तरह से करे। तो जो लिमिटेड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बन चुके हैं, किसान मैक्सिमम गवर्नमेंट चाहती है कि ये सीड उसके तक पहुंचे, उस तक पहुंचने की सर्विस को एक्सटेंशन बोला जा रहा है, या उसको एटलीस्ट नॉलेज हो कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर खेती कर रहा हूं तो इसका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड मार्केट में अवेलेबल है और वो इकोनॉमिक है। तो इस तरह का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है। तो इसी में गवर्नमेंट ने लिखा है कि ये अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स हैं जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी को, ऑल्दो 19 से डेटा स्टैग्नेंट ही चल रहा है हमारा, तो उसी लेवल पे अब दोबारा पहुंचने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। राइट, ऐसे ही अब इसी हाई यील्डिंग वैरायटी को बाद में आगे भी पढ़ेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि अलग अलग प्रकार के सीड्स की डेवलपमेंट करना। अब ये सरकारी काम है कि सीड्स डेवलप हो, पहले रिसर्च लगेगी उसकी डेवलपमेंट के लिए कि हम लोग मल्टीपल जगहों पे सीड्स को लगाएंगे, अलग अलग वैरायटी लगा के देखेंगे, उनकी फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, उसमें से एक परफेक्ट सीड आपके पास बन जाएगा। एक बार कोई सीड बन गया, उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उससे ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस करके वो जो ज्यादा सीड प्रोड्यूस हुए हैं उसको किसान के खेत तक पहुंचाने का काम गवर्नमेंट ने करना है। तो गवर्नमेंट का काम है राइट सीड को बना लेना, जो बन गया है उसको मल्टीप्लाई करना, तीसरे स्टेप पे वो मल्टीप्लाइड सीड किसान तक अफोर्डेबल प्राइसेस में उसके लिए एक्सेसिबल करके देना। तो ये तीनों काम गवर्नमेंट सीड्स के लिए करती है। इसलिए एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना एकदम नहीं होगा, ये जस्ट वन ऑफ द वे सीड है अभी हम जिसको केटर करें, फिर इसी को लिंक करना पड़ेगा और सिंक करना पड़ेगा फर्टिलाइजर के साथ। अगर आप ये दोनों चीजें डाल रहे हो तो आपको इरिगेशन भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने अच्छी क्वालिटी का सीड लगा दिया लेकिन उसमें पानी नहीं डाला, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तब जाके ओवरऑल प्रोडक्शन में आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन सबको सिंक्रोनाइज होने में हो सकता है फेलियर कहां पे आता है, आप देखिए रूट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, सीड डिपार्टमेंट बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है लेकिन फर्टिलाइजर में कोई काम नहीं हो पा रहा। तो ये जो डिपार्टमेंट ने आउट परफॉर्म किया, इसका आउट परफॉर्म का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का सॉइल में न्यूट्रिशन अवेलेबल ही नहीं करवा पाई गवर्नमेंट जो इस सीड को सपोर्ट करता। अगर ये दोनों करवा पाई तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोप अप नहीं किया उतनी तेजी से। इरिगेशन जिस फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने सोची थी कि इरिगेशन अगर इतनी तेजी से चलना चाहिए था ताकि इन दोनों स्कीम को बेनिफिट होता, तो इरिगेशन अगर डेवलप नहीं होगा तो फिर ये डिपार्टमेंट फिर पीछे रह जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी डिप हो जाएगी। तो इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक एक डिपार्टमेंट को कोहेरेंस में बाकी डिपार्टमेंट के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है। ये हर जगह देखने को मिलेगा, राइट। तो इसलिए जो इफेक्ट होता है, इसलिए गवर्नमेंट जब चेंज भी होती है तो गवर्नमेंट के इफेक्ट आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एकदम से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, कुछ आउट परफॉर्म करते हैं, कुछ अंडर परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वे में परफॉर्म करते हैं। तो वो जब ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, राइट। या हमें ओवरऑल चेंज देखने को मिलेगा। इसको बस एक बार रीड कर लेना, इससे क्वेश्चन आने की चांसेस कम है इस वाले पॉइंट से। ऐसी जैसे आपने बोला, जो मैं बात बोल रहा था कि अलग अलग तरह से क्रॉप्स को बचाना भी एक टास्क है, वो चाहे पेस्ट से बचाना है, चाहे आजकल एनिमल्स मंकीज हैं इनसे बचाना है।
तो प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। फिर फर्टिलाइजर के साथ गवर्नमेंट ने इस तरह की एक इनिशिएटिव लिया है फर्टिलाइजर को इंक्रीज करने का। बस ये 3 लाइनें फर्टिलाइजर में लिख लो। कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल फैक्टर, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रमोट कर रही है। नाइट्रोजन हमेशा कंजप्शन ज़्यादा है क्योंकि सबसे सस्ता है, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको गवर्नमेंट रेडीली अवेलेबल करवा देती है और चीपर रेट में अवेलेबल है, इसलिए किसान इसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। इन सब में सबसे कॉस्टली पोटेशियम होता है क्योंकि 100% ही इंपोर्ट है ये। फॉस्फेट मिक्स ऑफ 2 है, इंपोर्ट भी हो रहा है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है इसकी। अब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है इन सभी के ऊपर दे रही है इसमें गवर्नमेंट कितनी भी सब्सिडी दे दे फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है किसान के लिए इसको अफोर्ड करना, तो इसलिए वो कहता है कि फर्टिलाइजर इस बात पे भी डिपेंड करेगा, अगर इन्होंने लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे लिखा था कि फार्मर की क्या परचेजिंग पावर है, द एबिलिटी ऑफ फार्मर टू परचेज, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है फर्टिलाइजर के पीछे, फर्टिलाइजर कंजप्शन के पीछे। ये वाले डेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको नहीं लिखेंगे। तो आप देखोगे जनरली फर्टिलाइजर कंजप्शन स्टैग्नेटेड सी है, तो इसी से पता चलेगा कि आपकी जो ओवरऑल आउटपुट भी है वो भी जनरली स्टैग्नेटेड सी है, कि अगर फर्टिलाइजर और डालेंगे तो आउटपुट बढ़ने के चांसेस भी हो जाएंगे। राइट, अब इसी के साथ गवर्नमेंट ने अपने सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम्स को अटैच कर दिया कि अगर हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो फर्टिलाइजर उस तरह से डालें जिस तरह से सॉइल को रिक्वायरमेंट है, अननेसेसरी फर्टिलाइजर्स नहीं डालें। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जॉब क्रिएशन, केवल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज गवर्नमेंट लार्ज स्केल में अब खोल रही है, क्योंकि हम लोग जब साइंटिफिक एग्रीकल्चर की बात करें, और आगे मैं वर्ड लिखवाऊंगा अभी, इसको लिख लीजिए, प्रिसीजन फार्मिंग। अब गवर्नमेंट जा रही है प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब है, देखिए ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक है एंड फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी को बचाती है, बढ़ाती है। प्रिसीजन फार्मिंग, ये कीवर्ड इसके साथ जाएंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब है जो चीज जितनी मात्रा में डाली जाएगी सटीक उतनी ही डालिए। अभी हम इसलिए नहीं डालते कि हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली कितना फर्टिलाइजर की आवश्यकता है हमारे प्लांट्स को या हमारी मिट्टी को, कि अगर वो सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी होती तो किसान को पता चल जाता कि मैं अननेसेसरी फर्टिलाइजर डाले जा रहा हूँ, ये वाले न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी सॉइल के अंदर अवेलेबल हैं। तो प्रिसीजन से अगर वो डालेगा तो वो एनवायरमेंट के लिए भी हितकारी है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी किसान के बढ़ा देगी। इसी के लिए गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर का एक डिटर्मिनेंट फैक्टर हम लोग पढ़ते थे, टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इटसेल्फ इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और इनको लार्ज स्केल में, जो सॉइल हेल्थ कार्ड जब से हम लेकर आए थे उसके बाद से पैन इंडिया लेवल पे लार्ज स्केल पे हमने सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज खोली हैं। और अगर आपको ध्यान हो 2 साल पहले 2 साल पहले यूएन का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था ग्लोबली सेव सॉइल करके, तो वो इसी तरीके से था। वो प्राइमरीली ट्रॉपिकल नेशंस के लिए था, केवल इंडिया के लिए नहीं था, सारे ट्रॉपिकल नेशंस में सॉइल हेल्थ बहुत पुअर स्टेट में चली गई है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल नेशंस है वहीं पे ही सबसे ज्यादा आबादी है और वहीं पर ही सॉइल या लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर का स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए सॉइल की हेल्थ जो सबसे ज्यादा डिटोरेट करी है वो ट्रॉपिकल डेवलपिंग नेशंस के अंदर हुआ है फिनोमेना।
तो इसलिए इस तरह के इनिशिएटिव, ये केवल ऐसा नहीं कि नेशनल गवर्नमेंट ले रही है, ये सब यूएन पुश्ड इनिशिएटिव्स है। तो वो इसमें इसलिए आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे भी, मैंने वो वाले पोर्शन को थोड़ा स्किप किया है क्योंकि वो इतना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है, इस तरह के प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होते हैं, वो इसीलिए है। कोल्ड स्टोरेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करना शुरू कर देता है क्योंकि वो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस बार पहली बार, तो पहले तो इन्होंने नहीं डाला था, इस बार इन्होंने अलग से एक एरिया डाला है जिसमें प्राइमरीली ड्रोन्स की इन्होंने बात करी है हिमाचल के अंदर। अब ड्रोन्स को लेके मैंने नोट्स ऑनलाइन पढ़ के और ज्यादा इसमें स्लाइड्स ऐड कर दिए ताकि अगर अलग से क्वेश्चंस आ जाए कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, क्योंकि आपका टॉपिक शुरू ही ऐसे हो रहा है, तो ड्रोन्स अब गवर्नमेंट ने लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किए टेक्नोलॉजी के नाम पे। अब इसी ड्रोन्स को अभी हिमाचल की गवर्नमेंट पूरी तरीके से अभी यूज नहीं कर रही, इंडिया नहीं यूज कर पाया, तो अभी इन्फेंट स्टेज में ये इंडस्ट्री है। बहुत सारे इसके हिकअप्स भी हैं कि ड्रोन अभी अपने आप में एक सिक्योरिटी इशू भी है अपने आप में, क्योंकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और आकाश में बहुत ज्यादा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी थ्रेट भी है आपके पास, तो इसलिए भी इसके ऊपर ये एक मेजर चैलेंज है। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, उसको बस हेडलाइन लिख लेना, बाद में घर जाके डिटेल में लिख लेना। इसी को और अच्छे ढंग से अरेंज किया हुआ है एग्रीकल्चर एंड ड्रोन्स के लिए कि कहाँ कहाँ पे काम आ रहा है, कि इसमें कैमरे लगा दो तो क्रॉप स्ट्रेस देख लेगा, प्लांट में किस तरह की ग्रोथ आ रही है, ईल्ड को देख लेगा, अगर कोई कैटास्ट्रॉफी आ गई, डिजास्टर आ गया तो कितना क्रॉप डैमेज है। आज की डेट में पटवारी जाके बताते हैं कितना क्रॉप डैमेज है, उसकी जरूरत नहीं है, मैनुअल है वो सारा काम, उसमें घूसखोरी है बहुत ज्यादा। तो उसी चीज को टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस का भी टॉपिक है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, तो ड्रोन खुद जाके ये बता सकते हैं कि कितना जो है क्रॉप डैमेज हमें देखने को मिला है। तो उसी के लिए अलग अलग एरियाज है। पहले ये लिख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर, ये अपने आप में एक मेंस के लिए टॉपिक है। एडवांटेजेस ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर, बस हेडिंग लिख लेना, इरिगेशन मॉनिटरिंग, इरिगेशन मॉनिटरिंग, जो मैंने बोला कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर को लाने में ड्रोन बहुत हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है। प्रिसीजन फार्मिंग, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, इसमें लिखिए क्रॉप डैमेज असेसमेंट, क्रॉप डैमेज असेसमेंट, फील्ड सॉइल एनालिसिस। अब देखिए ना कि इससे आप बहुत बड़े स्केल पे ये सारे काम कर सकते हो। क्रॉप डैमेज असेसमेंट एक बहुत बड़े एरिया का कर सकते हो एक जगह पे बैठ के, फील्ड सॉइल एनालिसिस कर सकते हो, ये आपको इन फ्यूचर सॉइल हेल्थ में एक पर्टिकुलर किसान के खेत में नहीं, पूरे ओवरऑल एक बड़े एरिया में फील्ड सॉइल एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ऐसी प्लांटिंग, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो है इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने प्लांटिंग पे ज्यादा फोकस किया हुआ है कि प्लांटिंग जो है ड्रोन की मदद से की जा सकती है। और पेस्टिसाइड स्प्रे एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा ह्यूमन कांटेक्ट होता है पेस्टिसाइड से, पेस्टिसाइड हार्मफुल केमिकल्स हैं, ह्यूमन पे भी उसका इंपैक्ट है, तो ह्यूमन इंपैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ड्रोन एक अच्छी सुविधा है जो पेस्टिसाइड स्प्रे में काम कर सकते हैं, राइट। तो ये 6 एरियाज हैं, इनमें एक एक दो दो लाइन पढ़ के एक एक दो दो लाइन इसमें लिख लेना, राइट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे में भी एक स्कीम है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM, इसके अंडर ड्रोन को लेके गवर्नमेंट ने सब्सिडीज का प्रोविजन देने की बात करी है, राइट। हिमाचल गवर्नमेंट ने जो ड्रोन को लेके दिया हुआ है, ये उनकी जो है फाइंडिंग्स है ड्रोन को लेके कि वन सच ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी इज ड्रोन which the state government in Himachal Pradesh is keep on integrating with the state agriculture practices. In the challenging geographical condition of Himachal Pradesh, drone technology holds immense potential to augment the income of farmer and horticulturalist. Its application range from precise weather forecasting and improved sowing facility to efficient pesticide spraying and crop health monitoring. तो ये सारी चीजें इन्होंने ड्रोन के बारे में लिखी थी, तो इसी को मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पे दे दिया, राइट। ये कुछ एक इमेजेस मिली थी, ये समझने में हेल्प करेगी। एग्रीकल्चर के साथ ही कनेक्टिंग टॉपिक इज हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर के जो एडवांटेजेस हैं मैंने पहले भी अभी लिखे थे हम लोगों ने, कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाएगा, डाइवर्सिटी लेकर आएगा क्रॉप्स के साथ साथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों ही आ जाते हैं। और वैसे तो फ्लोरिकल्चर जो फ्लावर कल्टीवेशन है वो भी हिमाचल की सरकार हॉर्टिकल्चर के एम्बिट में ही परस्यू करती है। तो ये तीनों ही फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स ये सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका जो है हायर ग्रॉस रिटर्न है पर यूनिट ऑफ एरिया कंपेयर्ड टू एनी अदर क्रॉप। तो इसलिए भी हिमाचल जैसी जगह में जहां मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल फार्मर नियरली 90% के आसपास है, वहां पे ये काफी ज्यादा उपयोगी है। अब ये डेटा लिख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 234 लाख हेक्टेयर, approximately 234 lakh hectare of land in the state are dedicated to horticulture. अब इसमें एक डेटा लिखो, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉइज नियरली 9 लाख पीपल। तो एज अ लाइवलीहुड जनरेटर है इकोनॉमी के अंदर। ये इसी के एडवांटेजेस हैं जो अभी हम लिख रहे थे, वही सारी चीजें हैं कि देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न और हॉर्टिकल्चर पर यूनिट ऑफ लैंड आर हायर एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, इन्वॉल्विंग लेस रिस्क, एश्योर हायर इनकम, component of food and nutritional security है ना। और हिमाचल पर्टिकुलरली टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए एक अच्छा एरिया है जहाँ पे फ्लावर्स, मशरूम, हनी एंड हॉप्स कैन बी ग्रोन इन दी एरिया, राइट। ये सारे एडवांटेजेस हैं जो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। एक कोऑपरेटिव हॉर्टिकल्चर के साथ और प्राइमरीली लाइफ स्टॉक के साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग भी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई सेट ऑफ स्कीम्स निकाली है कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए। तो वो कोऑपरेटिव यही है कि ताकि इन पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें इतना ज्यादा लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में तो जैसे जो मंडीज हैं, लोकल मंडी है, एपीएमसी है, वहां पे काम चल जाएगा। लेकिन जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है और जिसकी मार्केट और ज्यादा वाइड हो सकती है, पर्टिकुलरली लाइफ स्टॉक सेक्टर में, जैसे मिल्क एंड एसोसिएटेड आइटम्स है, हनी एंड एसोसिएटेड आइटम्स है, या हॉर्टिकल्चर के अंदर जहां जूसेस में चीजों को कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए एक बड़े सप्लाई चेन के नेटवर्क्स। इसलिए यहाँ पे कोऑपरेटिव एक सक्सेसफुल मॉडल, जैसे हम लोग अमूल के मॉडल की बात करते थे, तो इस तरह के मॉडल्स गवर्नमेंट को चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि सारे लोग एक साथ जो है सहयोग से आगे आए। और जनरली लाइफ स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर में मैंने जैसे कि बोला प्राइमरली मार्जिनल फार्मर्स हैं कि जिनके पास पैसा कम है, इसलिए उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव फार्मिंग निकल के आता है। तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, ताकि उस पर एक डेडिकेटेड एफर्ट, क्योंकि क्रेडिट उसके अंदर इन्वॉल्व है, ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, एंटरप्राइजिंग फार्मर्स को बनाना है, तो उसके लिए एक अलग ही पूरा जो है सिस्टम चाहिए गवर्नमेंट को, या मिनिस्ट्रीज या डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए। इसलिए अभी उसको एक अलग से मिनिस्ट्री, जनरली आज के दौर में नई मिनिस्ट्री नहीं बनाई जाती है, क्योंकि जितना कुछ किया जाना चाहिए वो ऑलरेडी एनविसेज किया जा चुका है। लेकिन समय समय के बाद, जैसे अभी कुछ साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई, क्योंकि वो इंडस्ट्री से अलग की गई, क्योंकि वो प्राइमरली एग्रीकल्चर के साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या तालमेल बनेगा उसके लिए काम करेगी। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा स्मूथली हो पाए, इसलिए इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं, राइट। अब इसी के अंदर डेटा देखिए हॉर्टिकल्चर के लिए, द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर हैज इंक्रीज फ्रॉम 792 हेक्टेयर in 1952 2,36,466 हेक्टेयर इन 2022 एंड 23। तो ये कि अपडेटेड डेटा लिख लीजिए गवर्नमेंट का। The area under horticulture in the state contribute 26% of the total agriculture area.
और ये इसलिए रिवॉर्डिंग है, दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट 22% इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। और ये किस तरीके से कंपेयर किया गया कि टोटल एग्रीकल्चर 16,000 करोड़ कमा के देता है, उस 16,000 में से भी 4400 करोड़ जो है अकेला आपका हॉर्टिकल्चर कमा के देता है। तो ये वाले डेटा, इतने से डेटा ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, अब इसी में हॉर्टिकल्चर के लिए अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने डेटा दिए। The overall fruit output in year 2022-23 was 8.15 lakh ton, while the total fruit production till December 23 is 5.84. राइट, ये डेटा भी हमने लिखा ही हुआ है। बाकी सारे फ्रूट्स में एप्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ओवरऑल एरिया वाइज 48% एरिया कवर करता है, लेकिन प्रोडक्शन वाइज जो वैल्यू है उसकी वो 82.53% है। सॉरी, बाय वेट है ये, नॉट बाय प्राइस। 82.53% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन। राइट, अब इसी को इन्होंने कंपेयर किया है ग्रोथ रेट को देखे कि जनरली ग्रोथ रेट सभी की जो है इंक्रीज होती हुई दिखी है। 2009 से कंपैरिजन ड्रॉ किया है और 2022 इसको कंसीडर किया हुआ है। तो उसी के लिए अलग अलग एरियाज की, अलग अलग फ्रूट्स की अलग अलग ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। उसी के साथ एक पाई चार्ट है जो अभी हम लिख रहे थे कि एप्पल कॉन्स्टिट्यूट 82% ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन। उसी में बाकी की प्रोडक्शन दे रखी है, सिट्रस फ्रूट्स, प्राइमरीली कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी है। अदर फ्रूट्स, नट्स, इन सब का परसेंटेज दिया हुआ है। अब इसी चीज को एग्रीकल्चर और प्राइमरीली एग्रीकल्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया, इसका नाम लिख लो, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, HPMC। इसके तहत मार्केटिंग, स्टोरेज, 3 काम इनको दिए गए हैं, लिख लीजिए। इनका जो ऑब्जेक्टिव है ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, ये काम के लिए एक एजेंसी बनाई है हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। ये सारे काम करके देगी, तभी हिमाचल के अंदर हॉर्टिकल्चर परस्यू होगा। क्योंकि अगर दिख रहा है कि हॉर्टिकल्चर से पैसा कमाया जा सकता है तो वो कमा के ये ऑर्गेनाइजेशन देगी, तो ये सारे ये काम करेगी। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव पूछ ले जाए तो चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना हिमाचल में होगा। राइट, अब जैसे इस बार आया था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 HPMC रजिस्टर्ड एन ओवरऑल टर्नओवर ऑफ 120 करोड़, which is historical as the corporation has crossed the turnover of 100 करोड़ and above for the first time। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं सर्वे पढ़ा रहा था तो ये कम था उस टाइम पे, क्योंकि दिसंबर तक के डेटा थे, तो 100 क्रॉस तब नहीं हुआ था। राइट, इसकी मिनिस्ट्रीज को, इसकी वेबसाइट को चले जाना, APMC की वेबसाइट को, इसमें किस तरह के इनके इनिशिएटिव हैं, अभी एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, वो सारा इसमें से मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, क्योंकि हिमाचल के अंदर ये रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हॉर्टिकल्चर। अब इसी में ये डेटा के तहत इन्होंने दिया है कि एप्पल जूस प्रोडक्शन जो है इसकी बाकी टाइम से अब फिनोमिनली हाई जाना शुरू हो गई है। तो इसमें प्रोसेसिंग प्लांट्स, जैसे 3 काम है इनके, जो मार्केटिंग है उसी का एक ऑब्जेक्ट, उसी के अंदर एक सब कैटेगरी है प्रोसेसिंग प्लांट्स, और उनको बेचना। तो प्रोसेसिंग प्लांट्स ही लगातार बढ़ाए जा रहे हैं।
राइट। अब इसी में इन्होंने जैसे ये जितने भी एरियाज हैं ये इनके नए गोडाउन्स हैं जो पहले बन गए थे, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक की मदद से इन गोडाउन्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, इनकी स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो हॉर्टिकल्चर को तब प्रमोट कर पाएंगे जब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे एचपीएमसी सक्सेसफुली ऑपरेटिंग 6 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के स्टोर्स का मतलब है जिसमें एक तापमान को मैनेज किया जा सके। कोल्ड स्टोरेज प्राइमरीली है इन दी एप्पल ग्रोइंग एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शिमला, और यहाँ पे शिमला के कुछ एरियाज दिए हुए, और परमाणु विच इज टोटली आर दी कैपेबिलिटी स्टोरिंग ऑफ नियरली 6380 मेट्रिक टन्स ऑफ एप्पल प्रोड्यूस। अब इसी के अलावा जो वेजिटेबल जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए स्टोरेज के लिए घुमार भी है या नदौन है, यहाँ पे इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं। और कई जगहों पे इन्होंने अपने फिर प्रोसेसिंग प्लांट, फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट इन परवाणु, जरोल एंड पराला, ये 3 एरियाज में प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक ने इनको फाइनेंस करके दिया, राइट। तो ये एचपीएमसी के अंतर्गत ही ये सारे प्लांट्स आएंगे। अब इनका मेजर जो टास्क है इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेडिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, ये इनके मेजर टास्क रहेंगे। अब इसी के लिए इन्होंने अपना मार्केटिंग विंग को एक्टिवेट किया, क्योंकि गवर्नमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक वर्ड लिख लीजिए, एंटरप्राइजिंग हो रही है। तो ये गवर्नमेंट के एंटरप्राइजिंग होने की एक निशानी है। ये आपके GS2 का भी टॉपिक है, गवर्नेंस का भी। तो अब जैसे इन्होंने तरीके क्या निकाले कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, वहां पे ये अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, कैंटीन्स को बढ़ा सकते हैं, या रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट का मतलब है अभी हम बहुत सारा सामान जैसे परचून की दुकान से लेकर आते हैं, तो उसमें नॉट नेसेसरी कि जो परचून की दुकान में सामान मिल रहा है उनके अपने कोई आउटलेट नहीं है। जैसे अगर लक्स है उसका अपना कोई आउटलेट नहीं है, कोलगेट का अपना कोई आउटलेट नहीं है, रिटेलिंग कर रहे हैं। अभी तक एपीएमसी से, एचपीएमसी से जो प्रोडक्ट बन रहे थे ये लोग अपने ही आउटलेट खोल के बैठे थे। उससे क्या होता है कि आपको लॉजिस्टिक का ज्यादा हेडेक लेनी पड़ेगी, उन आउटलेट्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इसको रिटेलिंग में चले जाएं, कि इनको अलग अलग शॉप्स पे रखवाने शुरू कर दें। तो इसके लिए एक तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी और अपना सप्लाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जैसे कंपनीज के सप्लाई नेटवर्क चलते हैं। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, जिससे सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी। एक बार सेल्स बढ़ गई, इनके पास पैसा आ गया, वो पैसा इन्फ्यूज किया जाएगा रूरल एरियाज में ज्यादा प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि अलग से तो पैसा आएगा नहीं। एग्रीकल्चर बजट आपका 1800 करोड़ का ही है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है एक प्लांट के ऊपर। तो इसलिए जैसे ही सेल बढ़ेगी उस सेल के पैसे से रूरल एरियाज के अंदर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जाके ओवरऑल डेवलपमेंट वहां पे देखने को मिले, या ज्यादा फार्मर्स इनके एम्बिट में आना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए वो सब कुछ सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट का, जो मैं बार बार बोलता हूँ, एंटरप्राइजिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा आएगा तो इकोनॉमी में पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब ये सारे इनकी स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर की स्कीम्स इसमें बहुत सारी दी हुई हैं, वो सारी आपने इकोनॉमिक सर्वे से बस उनकी हेडलाइन लिखनी है और उसको खुद गूगल करके उसके लिए कुछ नोट्स आपने बनाने हैं। इन्होंने जो स्कीम्स के बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने कम चीजें लिखी हुई हैं, बहुत डिटेल में स्कीम के बारे में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इन्होंने बस अपने प्रेजेंट ईयर के बारे में लिखा है कि हमने इतना पैसा दिया था इस स्कीम में, तो उससे पूरी इनकी एक्सपेंडिचर पता चल जाता है एग्रीकल्चर में क्या किया हुआ है। तो ये सारी स्कीम आप बाद में भी लिख लेना, ये सारी स्कीम मैंने एक ही साथ उतारी हुई है। ये स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, होलिस्टिक है, अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का मतलब है बाकी सारी स्कीम इसी को मैक्सिमम केटर करती हुई दिखेंगी। इसी की 4 सब कैटेगरीज है, चाहे लेबोरेटरीज को बढ़ाना है, सील्ड मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाना है, या क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन बढ़ानी है, या इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला। इनपुट बेस्ड का मतलब है जो सब्सिडीज है, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम्स देनी है। ये ब्रॉड स्कीम है जिसके अंदर अगर पेपर में आएगा ये वाली छोटी स्कीम्स नहीं आएगी, ये आएगी, इसको इनके थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। अब इन्हीं सारी स्कीम्स के बारे में जितना सर्वे में दिया था मैंने उतना ही पार्ट लिखा है, लिया हुआ है, लेकिन ये कम दिया हुआ है सर्वे में, राइट। अब अलग अलग एरियाज में स्कीम को डिवाइड किया हुआ है। ये एग्रीकल्चर की ब्रॉड एरियाज थे, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हुए स्कीम है, इरिगेशन को प्रमोट करते हुए जो स्कीम है वो एक ही जगह ले आए हैं, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन्होंने इन स्कीम्स को बहुत अच्छे से समझाया नहीं, लेकिन मेंशन जरूर किया हुआ है। अगर मेंशन किया गया है तो एक आपका टॉपिक ही है कि एग्रीकल्चर के लिए क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंड इनिशिएटिव वर्ड लिखा हुआ है। इनिशिएटिव इटसेल्फ मींस स्कीम्स। तो इन स्कीम्स को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ये आई भी हुई स्कीम्स ऑलरेडी। अब
एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली अलग स्कीम्स है, क्रॉप्स को लेके प्राइमरली। हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करने वाली स्कीम्स डिफरेंट है। तो ये केवल हॉर्टिकल्चर वाली को एक ही जगह पे, जैसे हिमाचल पुष्प क्रांति योजना है या एंटी हेल नेट स्कीम है, ये प्राइमरली हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करती हुई स्कीम है। ये एक ही साथ लिखा गया। अगर हॉर्टिकल्चर पूछा जा रहा है तो आपने केवल हॉर्टिकल्चर वाली ही स्कीम लिखना है। ऑल्दो कई सारी स्कीम एग्रीकल्चर की भी, जैसे जल से कृषि को बल योजना है, ये ऑल्दो एक कॉमन स्कीम है, इसमें एग्रीकल्चर, क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर को बाइफर्केट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो आपने हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ी हुई स्कीम को ही लिखना है, राइट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये आया हुआ सवाल था, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, कुछ साल पहले का ही क्वेश्चन है। तो ये सारी हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स एक साथ, राइट। इतना ही करते हैं आज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट, ये वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ये बड़ा टॉपिक था, इसमें स्कीम वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास तक अगर मेरे से डेवलप हो पाएंगे तो स्कीम के डॉक्यूमेंट्स मैं बना दूंगा आपके लिए, ताकि आप एज इट इज उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेंगे। ऑलराइट, जो डेटा आप लोगों ने आज लिखा है वही मेजरली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से। इन स्लाइड्स को बस एक बार रीड कर लेना, जो मिस हुआ होगा उतना सा पार्ट लिख लेना, नहीं तो इतना बहुत है। एक बार मेरे को दिखाओ जितना आज लिखा हम लोगों ने। मेजरली यही इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्री और मेंस दोनों को देखते हुए बस एक स्कीम वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर? जैसे प्रीलिम्स के लिए तो मेरा सजेशन रहेगा कि सर्वे में बहुत ज़्यादा, जितना डेटा हम लोग लिख रहे हैं लाइट लेवल पे, इतना ही डेटा पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल बच्चों ने, क्योंकि जनरली कमीशन क्या करते हैं कि ये अनसर्टेनिटी है, वो हमेशा एक आध साल ऐसी चीज़ पूछ लेंगे, फिर पूरे सबका फोकस उसी पे रहेगा 3-4 सालों तक, फिर वो नहीं पूछा जाएगा। और ये हर बार कमीशन कर रहा है। तो और दूसरे जिस तरीके से ये डेटा को पूछ भी रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा पढ़ भी लोगे तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता प्रीलिम्स में कि अगर इस इकोनॉमिक सर्वे के केवल डेटा और डेटा को ही याद करना पड़े तो समझो रोज आधे घंटे का रिवीजन है, तो 3 महीने तक ये 70-80 घंटे, 3 महीने तक 40-50 घंटे का रिवीजन है। तो 40-50 घंटे को किसी और काम में डाला जा सकता है, किसी और सब्जेक्ट, उतना करंट अफेयर को रट्टा मान लो, HPGK को उतनी देर रट्टा मान लो, वो ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक सर्वे। और इसकी अनसर्टेनिटी भी है कि नहीं आएगा, लेकिन करंट अफेयर आएगा ही आएगा, हिमाचल जी के 100% आएगा। तो आपको अपने एफर्ट्स को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से इसके डेटा बहुत ज्यादा रटना जरूरी है। इतने डेटा चल जाएंगे जितना हम लोगों ने लिखा, क्योंकि वहां डेटा अगर तो बहुत ही क्लोज पूछ लिया तो वो एनी डे ही गलत हो जाएगा आपका, है ना। अगर ठीक ठाक से आपको डेटा याद हो, रेंज अगर आपको पता हो, तो वहां पे डिडीज हो जाता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकालना आसान होगा हमेशा। ऑलराइट, ऑनलाइन